सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एकेडमिक एटलस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 का वन शॉट। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 2 की। हम लोग पहला जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था वन शॉट का मैकेनिकल का, उसमें हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में स्टडी की थी। अब ये वाला जो यूनिट है यहाँ पर हम लोग इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये दोनों ही जो यूनिट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, इसलिए इन यूनिट्स को मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर पहले सिंपल पढ़ेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा सही रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ये वाला यूनिट लेके आया हूँ, क्योंकि ये सिंपल है। यहाँ पर इंजन के बारे में आप लोगों को थ्योरी लिख के आना पेपर में, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा बस। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, और आप लोग भी अगर स्टडी किया करिए तो सबसे पहले सिलेबस को खोल के रख लिया करिए, और उस टॉपिक्स के हिसाब से स्टडी करना है, ना ज़्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने आईसी इंजन की, कि आईसी इंजन क्या होते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबजन। इंटरनल कंबजन इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंजन और उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। फिर हम लोग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करेंगे, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। अब ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्या होता है ये अपने आने वाले लेक्चर में पता चल जाएगा आप लोगों को। फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे स्कैवेंजिंग प्रोसेस की। मतलब यहाँ पर मैंने सारी टॉपिक कवर किए हुए हैं जो भी हमारे सिलेबस में है। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो कि आजकल चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद यहाँ पर क्या आ गई, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गई हैं। सो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के बारे में, कौन कौन सी बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ की जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ट्रांसमिशन देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ईवीज देखेंगे, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यही हमारा सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करना है जब, तो ये सिलेबस जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अपना पहला टॉपिक और पहला स्लाइड यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है व्हाट इज इंजन। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट होंगे जिनको पहले से मालूम होगा कि इंजन क्या क्या काम होता है या क्या होता है। मतलब अभी आप लोगों को बस ये समझना है कि इंजन एक किस तरीके की डिवाइस है, ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो आप लोग यही चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि ये एक डिवाइस है, ठीक है। सिंपल सा फंडा, ये एक डिवाइस है, एक मशीन है, ये कुछ काम करती है, ठीक है। तो इंजन क्या है, एक डिवाइस है। अभी किस प्रकार की डिवाइस है, ये क्या काम करती है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी। तो इंजन का सिंपली काम क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब एनर्जी जो इंजन है वो किस फॉर्म की एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपसे अगर पूछा जाए कि इंजन है क्या, तो आप लोग उसको क्या बता के आएंगे कि इंजन एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए किस फॉर्म की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर क्या है, ये केमिकल एनर्जी है हमारा, ठीक है। ये क्या है, केमिकल एनर्जी है, और फिर थर्मल एनर्जी है, फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर 3 टाइप का फ्लो हो रहा है, एक केमिकल एनर्जी मिल रही है, फिर थर्मल एनर्जी मिल रही है, और फिर मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। तो जो हम लोगों को केमिकल एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है, हम लोग इतना तो पता ही है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, हमारी मोटरसाइकिल हो गई या बाइक कह सकते हैं, कार्स हो गई, उनमें क्या लगे होते हैं, इंजन लगे होते हैं। अब जो इंजन लगे होते हैं उनमें हम लोग क्या भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं। तो वो क्या है, एक केमिकल एनर्जी है, ठीक है। वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो हम लोग वहां पर क्या देते हैं, अपना केमिकल देते हैं। अब या कह सकते हैं फ्यूल। फ्यूल की क्या होती है, यहाँ पर बर्निंग होती है। जब फ्यूल की बर्निंग होती है तो वहां पर क्या जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, और उसी थर्मल एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली अगर हम थर्मल एनर्जी बना पा रहे हैं उसके थ्रू हम लोग कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी का यूज करता है इंजन, और इंजन थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, सिंपली मैकेनिकल एनर्जी में। और जब वो मैकेनिकल एनर्जी बनती है और उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी बाइक के टायर्स को मूव करा सकते हैं, और हम लोग कह सकते हैं अपनी कार हो गई, बाइक्स हो गई, कई सारी चीजें हैं जो बना सकते हैं। तो यही था हमारा इंजन, और यही एक इंजन का काम होता है। इंजन छोटे से छोटा इंजन भी हमारे पास है और बड़े से बड़ा इंजन भी पाया जाता है। अब बेस्ड ऑन कंबजन इंजन्स आर क्लासिफाइड इनटू। अब कंबजन क्या होता है, कंबजन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। किसी भी फ्यूल के बर्न करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबजन बोलते हैं। तो कंबजन के बेसिस पर हम लोग इंजन्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अब जो पहला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबजन इंजन, और जो सेकंड वन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबजन इंजन। अब इंटरनल कंबजन इंजन और एक्सटर्नल कंबजन इंजन, इन दोनों के नाम से आप लोगों को एक चीज पता लगनी चाहिए। इंटरनल कंबजन का मतलब क्या है कि इंजन के अंदर यहाँ पर कंबजन प्रोसेस टेक्स प्लेस होगा, और जो एक्सटर्नल कंबजन है उसका क्या मतलब है, इंजन से बाहर वहां पर कंबजन होगा। अब जैसे कि सपोज दैट आपके पास एक कोई भी इंजन दिया हुआ है, ये हमारे पास एक इंजन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है जहां पर हमारा फ्यूल भरा हुआ है, और यहाँ पर एक सेक्शन है ये वाला मान लो ऊपर है, यहाँ पर हमारा कंबजन हो रहा है। तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये हमारा है इंटरनल कंबजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटरनल कंबजन।
इसी तरीके से एक इंजन है, उसके बाहर यहाँ पर कोई एक डिवाइस लगा हुआ है जहाँ पे कंबसन हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्सटर्नल कंबसन कहलाएगा। तो यही है। देखिए मैंने इस छोटी सी स्लाइड में लिखी कम चीजें हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ज्यादा समझाया क्योंकि ये बेस है। आप लोगों को यही याद रखना है कि इंजन क्या करता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब एनर्जी फ्लो किस तरीके से कन्वर्जन होता है एनर्जी का, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम बना के दिया है। अब उस डायग्राम को सेम टू सेम एज इट इज आप लोग एग्जाम में बना के आएंगे। क्या होता है, पहले हमारा केमिकल एनर्जी होता है, कह सकते हैं फ्यूल होता है, वो बर्न होता है और वो क्या जनरेट करता है, थर्मल एनर्जी। फिर जो थर्मल एनर्जी होती है उसी को हमारा जो इंजन होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और इंजन हमारे पास कंबसन के बेसिस पे कितने होते हैं, दो होते हैं, एक इंटरनल कंबसन जिसको आईसी इंजन बोलते हैं और एक होता है एक्सटर्नल कंबसन इंजन जिसको हम लोग ईसी इंजन बोलते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले हम लोग अपने एक्सटर्नल कंबसन इंजन की। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका, एक्सटर्नल कंबसन इंजन का। पहले के जमाने में हम लोग अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर की बात करें हम लोग, जब इंडिया में था पहले, तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेन्स आई थी वो किस पे चलती थी, हमारे पास कोल से चलने वाली थी। तो जो इंजन था वो क्या था, वहां पर एक्सटर्नल कंबसन इंजन था, क्योंकि वहां पर फ्यूल यूज नहीं होता था। वहां पर किसका यूज करते थे हम लोग, कोल को बर्न करते थे। ठीक है, वहां पर फ्यूल जो था वो पेट्रोल या डीजल नहीं था, वहां पर क्या था, हमारे पास कोल था। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग कि कोल वहां पर बाहर बर्न होता था और फिर उसके थ्रू हमारे पास थर्मल एनर्जी जनरेट होती थी और उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, इंजन के हेल्प से उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा के अपनी जो ट्रेन होती थी उसको मूव कराते थे। तो उसी का एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर कोल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बर्न होता था, फिर यहाँ पर वाटर रहता था, वाटर को हीट करके, देखिए कितना अच्छा प्रोसेस और कितना सिंपल, इसको समझना कितना ज्यादा सिंपल है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पानी को गर्म करते थे और उससे जनरेट करते थे स्टीम, और उसी स्टीम से हम लोग क्या कराते थे, ट्रांसमिशन कराते थे। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर हम लोग अपने एक थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कराते थे, अपने मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि काम होता है एक इंजन का, जिसके वजह से हमारा जो ट्रेन होता था वो क्या करता था, मूव करता है, कह सकते चलता है। तो यही था हमारा एक्सटर्नल कंबसन इंजन के इंजन से बाहर कंबसन प्रोसेस जो होता है वो चलता है। द फ्यूल कंबसन ऑकर्स आउटसाइड द इंजन, सिंपल है। एग्जाम्पल क्या थे, स्टीम इंजन, पहले के ज़माने में जो स्टीम इंजन चलते थे। जैसे कि आप लोगों ने पहले के ज़माने में एक चीज़ और देखी होगी, कई सारी गाड़ी आती थी जिसमें अब इंजन एक लगा रहता था। वहाँ पर भी पहले के गाड़ियों में देखा होगा आप लोगों ने, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था। तो वो क्या होता था, वहाँ पर कोल का बर्निंग किया जाता था। ठीक है, इस वजह से एक्सटर्नली ड्राइव द इंजन व्हेन स्टीम वेयर स्टीम जनरेटेड एक्सटर्नली ड्राइव्स द इंजन, जो स्टीम जनरेट होती है वो एक्सटर्नली ड्राइव करती है इंजन को, और इंजन जो है इस तरीके से वर्क करता है। स्टीम आया, यहाँ पर एक पिस्टन लगी होती है, ये पिस्टन जो होती है वो इस तरीके से मूव करती है, पहले अंदर जाती है फिर यहाँ बाहर आती है, इस तरीके से मूव करती है यहाँ पर आगे पीछे। और फिर यहाँ से एक क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड होता है। ये क्रैंक शाफ्ट किससे कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली यहाँ पर इसके व्हील से कनेक्ट होता है, और जब ये इस तरीके से जाता है अंदर तो ये जो व्हील होता है ये मूव करता है। तो यही हमारा इंजन का काम होता है, यही सिंपली एक इंजन का वर्क है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इंटरनल कंबसन इंजन की, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंबसन प्रोसेस होता है वो इंजन के अंदर ही टेक्स प्लेस होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो इंटरनल कंबसन, द बर्निंग और कंबसन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या चीज है, तो सिलेंडर क्या है, एक इंजन के अंदर का पार्ट होता है। इसके बारे में अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है पेट्रोल इंजन, दूसरा एग्जाम्पल है डीजल इंजन। अब देखो सिलेंडर क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। देखो ये एक इंजन का हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, हमारे पास एक इंजन का डायग्राम है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। और ये जो चीज बनी हुई है हमारे पास, ये जो है ये मूव करती है, जो ये हमारी क्या है, पिस्टन है। यही पिस्टन क्या है, ऊपर और नीचे मूव करती है, और ये पूरा कंप्लीट जो पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना सिलेंडर बोलते हैं। और ये हमारी जो है मूव करती है ऊपर नीचे, ये क्या है, पिस्टन है। यहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये जाके कनेक्ट होती है हमारे क्रैंक शाफ्ट से, जिसकी वजह से एक सर्कुलर मोशन यहाँ पर जनरेट होता है, रोटेटरी मोशन। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ये पिस्टन थी, तो ये क्या है, एक हमारा सिलेंडर कह सकते हैं, ये हमारा एक सिलेंडर है। तो ये उस सिलेंडर का एक अंदर का व्यू बनाया हुआ है। यहाँ पर एक क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक इनलेट वाल्व होता है, यहाँ पर एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व के थ्रू हमारे पास क्या आता है, हमारा जो फ्यूल होता है वो इंजेक्ट किया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं इनलेट वाल्व के थ्रू कई सारी गैसेस हो गई या फ्यूल मिक्सचर हो गया, वो सब यहाँ से आता है। यहाँ पर इंजेक्टर लगा होता है, देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ सर एयर इनटेक होती है, यहाँ से ये पिस्टन है हमारा, ये जो पोर्शन है ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा पिस्टन है। यही वाला जो पोर्शन है पूरा, ये जो पोर्शन है यही क्या करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। ये पूरा कंप्लीटली यहाँ तक जाता है और फिर ये वापस से यहाँ तक आता है। तो यही हमारे पास क्या है,
पिस्टन है और ये जो पूरा कंप्लीट है ये क्या हमारा सिलेंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, एग्जॉस्ट वॉल्व है। जब सपोज दैट हमारा जो फ्यूल बर्न होगा और उसके थ्रू जो गैसेस निकलेंगी वो बाहर भी जाएंगी, तो वो क्या है हमारे पास एग्जॉस्ट वॉल्व के थ्रू बाहर निकलती हैं, ठीक है। ये इनलेट वॉल्व था, ये पिस्टन थी, ये हमारे पास क्या है कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा क्या है क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक है जो कि मूव कराने में हेल्प करता है। ये पूरा जो है ये क्रैंक केस कहलाता है। तो यही था हमारे पास क्या इंटरनल कंबशन इंजन किस तरीके से वर्क करता है। अब इसके आगे वर्किंग पूरी डीप में देखने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं अपने आईसी इंजन में और ईसी इंजन में। आईसी और ईसी जनरली लोग बोलते हैं शॉर्टेड फॉर्म में इंटरनल को और एक्सटर्नल कंबशन इंजन को। तो सबसे पहले बात करें फ्यूल कंबशन लोकेशन, तो आप लोग इसको बता ही सकते हैं। देखिए रटना कम है, आप लोगों को समझना ज़्यादा है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल मैंने आप लोगों की चीज़ बताई थी कि इंटरनल में अंदर फ्यूल बर्निंग होती है और एक्सटर्नल में बाहर फ्यूल बर्निंग होती है। इसके एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था स्टीम इंजन, इसके एग्जाम्पल में आप लोग याद क्या रख सकते हैं कार इंजन, मोटरसाइकिल, डीजल, पेट्रोल। और एक्सटर्नल में आप लोग क्या याद रखेंगे स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन और स्टिरलिंग इंजन। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इनका, वर्किंग प्रिंसिपल इनका जो है वो ये है कि कंबशन होता है, कंबशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली ड्राइव दी पिस्टन और टरबाइन। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है कि हम बर्निंग करते हैं फ्यूल की, वहां से स्टीम जनरेट होता है, उसके थ्रू क्या होता है हमारा जो पिस्टन होता है वो मूव करता है। कंबशन हीट्स अ फ्लूइड, इसमें था कंबशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली ड्राइव, कंबशन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली ड्राइव करता है। यहाँ पर क्या होता है कंबशन ऑफ हीट्स फ्लूइड स्टीम विच ड्राइव द पिस्टन। यहाँ पर कंबशन डायरेक्टली ड्राइव करता है और एक्सटर्नल में स्टीम के थ्रू, जो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब फ्यूल की एफिशिएंसी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल कंबशन जो होता है वो हायर एफिशिएंसी होता है ड्यू टू डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन, और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है जनरली लोअर एफिशिएंसी ड्यू टू हीट ट्रांसफर लॉसेस। यहाँ पर बाहर से हीट आ रही है, बाहर फ्यूल बर्न हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होता है कम एफिशिएंट होता है। साइज और वेट की बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है हमारे पास, टिपिकली मोर कॉम्पैक्ट एंड लाइटर। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है ये काफी वास्ट होता है, काफी बड़ा होता है, इसको मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है जो वो इंटरनल कंबशन इंजन के क्या है प्रोड्यूसेस एग्जॉस्ट गैसेस कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन। ये यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को कॉज करता है। कैन बी डिजाइन टू बी मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। जो हमारे पास एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो कहीं किसी हद तक यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए जाते हैं। पावर डेंसिटी की बात करें तो इसकी हायर पावर डेंसिटी होती है, इसकी लोअर पावर डेंसिटी होती है। नॉइज और वाइब्रेशन की बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन में उतनी ज़्यादा यहाँ पर वॉइस होती है एंड वाइब्रेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जो हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसमें कहीं ना कहीं लोअर वॉइस लेवल होती है। आप लोगों ने देखा होगा आपकी बाइक वगैरह जब स्टार्ट करते, जो पुराने ज़माने में बाइक थी वो कितनी आवाज़ करती थी, ठीक है। अब बाइक में आप देखो बॉक्सर बाइक चलाइए आप, बॉक्सर बाइक का जो इंजन होता था वो कितना आवाज़ करता है। और आज के डेट में जो नई नई बाइक्स आ रही हैं, पल्सर हो गई या आप लोग कोई भी उठाएंगे तो वो कितना कम आवाज़ करते हैं। और आजकल तो आप लोगों ने देखा कई लोग अपने बाइक में हूटर लगवाते हैं, उनको शौक है। तो वही चीज़ है हमारे पास कि जो हमारा एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो किसी हद तक हम लोग कहेंगे वो ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है, और जो एक्सटर्नल कंबशन होता है वो कहीं ना कहीं कम नॉइस क्रिएट करता है। तो अगर हम लोग एक इन्वायरमेंट के पर्पज से देखें तो हमारे पास जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस की, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे आईसी इंजन के, इंटरनल कंबशन इंजन के। ये रहा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सा फंडा है एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन और डिसएडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन। एक सेकेंड, हायर एफिशिएंसी, ठीक है, हाईली एफिशिएंसी कन्वर्ट्स अ सिग्निफिकेंट। अब देखो एडवांटेजेस क्या है आईसी इंजन की, ये हाईली एफिशिएंट होता है, ये चीज़ तो पता है, और इसका साइज भी कॉम्पैक्ट होता है। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर करके आए हैं। तो एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, बल्कि एक्सटर्नल कंबशन की क्या होती है एफिशिएंसी कम होती है। दूसरा क्या इसका कॉम्पैक्ट साइज होता है, ये रिस्पॉन्स भी क्विकली करता है आईसी इंजन जो है। और रिक्वायर क्या है लेस मेंटेनेंस भी रिक्वायर होता है इंटरनल कंबशन में। और फिफ्थ क्या है हाई पावर टू वेट रेशियो, पावर जो है वो ज़्यादा जनरेट करता है, वेट कम लेता है ये। अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। हमने देखा था जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है वो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट उतना ज़्यादा नहीं करता, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंजन होता है। अब जो लेकिन एक इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंटरनल का वो क्या है, इसका जो फ्यूल है वो हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। जो इसका फ्यूल है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास। हम लोग वर्ल्ड की बात भी कर लें तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग बात करें
जो दुबई के लोग हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से दुबई हमारा क्या हुआ, ग्रो हुआ है। तो कहीं ना कहीं दुबई से ही काफ़ी जगह पे क्या होता है, हमारा जो ये फ्यूल है, डीजल पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो फाइनाइट फ्यूल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद नॉइस यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेंस है, और एनर्जी लॉसेस यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, टेबल दी हुई है किसकी, आईसी और ईसी इंजन की, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वाली टेबल को डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले अपने क्लासिफिकेशंस की, कि आईसी इंजन को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसके बारे में देखेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक्स यूज्ड। अब स्ट्रोक क्या चीज है, तो स्ट्रोक क्या चीज है, सपोज दैट हमारा एक सिलेंडर होता है, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा एक सेकंड, इसके अंदर हमारा पिस्टन होता है, ये रहा, ठीक है। तो पिस्टन होता है, यहां पर होता है एक, और यहां पर होता है एक यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, जो लोअर पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग बीडीसी, इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, और यहां पर जो अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। तो जब पिस्टन हमारा एक बार, ठीक है, स्ट्रोक क्या बोलते हैं, एक बार टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी जाए या टीडीसी बीडीसी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्ट्रोक हमारा कंप्लीट हो गया। तो वही है कि स्ट्रोक्स के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के इंजन होते हैं, तो दो टाइप्स के इंजन होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। इन्हीं दोनों इंजन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन, ये रहा। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल यूज्ड, अब यहाँ पर कौन सी साइकिल यूज होती है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कौन सी साइकिल यूज होती है, हमारे पास एक ऑटो साइकिल होती है, एक डीजल साइकिल होती है, एक डुअल साइकिल। तो इन्हीं साइकिल के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, एक ऑटो साइकिल इंजन होता है, एक डीजल साइकिल इंजन होता है, एक डुअल साइकिल इंजन होता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इग्निशन मेथड। अब इग्निशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, इग्निशन मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास दो होता है, एक होता है स्पार्क इग्निशन और एक होता है कंप्रेशन इग्निशन। अब स्पार्क इग्निशन का क्या मतलब है, हम लोग उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या देंगे, या तो कह सकते हैं स्पार्क का मतलब क्या, हल्का सा हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हम लोग कह सकते हैं हल्का सा उसको फायर प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से वहां पर फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। और कंप्रेशन का क्या मतलब है, हम लोग अपने फ्यूल को कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा, जिसकी वजह से फ्यूल जो होगा वो बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, एक होता है एयर कूल्ड इंजन और एक होता है वाटर कूल्ड इंजन। एक में हम लोग इंजन को एयर के थ्रू कूल करते हैं, एक में हम लोग उसको वाटर के कूल करते हैं, वाटर के थ्रू। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट है और ये वाले बस। अब सिक्स्थ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर। सिंगल सिलेंडर होता है और मल्टी सिलेंडर होता है इंजन, सिंगल सिलेंडर भी होता है और मल्टी सिलेंडर भी होता है, ठीक है। जो हमारी बाइक्स होती हैं उनमें मल्टी सिलेंडर यूज होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, ये है फ्यूल के बेसिस पे। इन सबको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में। अभी तक तो हम लोग देखते चले आए, मैंने आप लोगों को बताया पिस्टन क्या है, सिलेंडर क्या है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली एक इंजन के, आईसी इंजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। आप लोगों को दिमाग में बस एक ही चीज सेटअप रखनी है कि जिस तरीके से ये पीपीटी बनाई गई है, अगर आपसे कोई बोलता है, देखिए आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में बताता हूं। आपसे बोलेगा कि डिफाइन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन, और वहां पर बोलेगा वो 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक का। तो आपको एक एक करके सारी चीज को एक्सप्लेन करना, पहले आप लोगों को कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, फिर उसकी वर्किंग लिखनी पड़ेगी, जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसी के अंदर कंपोनेंट आ जाएंगे, तो एक फ्लो रहेगा पूरा। तो जिस फ्लो में मैंने आप लोगों को बताया उसी फ्लो को आप लोगों को मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने मेन कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सिलेंडर। सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा सिलेंडर, यही चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है पूरा, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लूं मैं। सो हमारा जो ये वाला पोर्शन है कंप्लीट, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिलेंडर ब्लॉक। तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एक सिलेंडर ब्लॉक है। और जो ये हमारा इतना इतना पोर्शन है, ये वाला, ये जो हमारे पास दिख रहा है आपको, ये क्या हमारी एक पिस्टन है, क्योंकि पिस्टन ही ऐसा एक कंपोनेंट होता है जो मूव करके हमारे पास क्या करता है, इंजन को वर्किंग बनाता है, वर्किंग फेज में लाता है। उसी के थ्रू हमारे पास कह सकते हैं जो एग्जैक्टली यहाँ पर रोटेटरी मोशन क्रिएट होता है वो इसी पिस्टन की हेल्प से होता है, क्योंकि जो पिस्टन होती है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जाके हमारे पास क्रैंक शेफ्ट से कनेक्ट होती है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, रोटेटरी मोशन जनरेट होता है। तो हम लोगों ने एक चीज देखी कि सिलेंडर क्या था, तो ये सिलेंडर है, इसी के अंदर हमारा जो पिस्टन है वो मूव करता है। ये हमारा कहलाता है टीडीसी, ये एक पोजीशन है, बस पिस्टन की पोजीशन के लिए डिफाइन किया गया है। ये हमारा क्या कहलाता है, बीडीसी।
अब इसके बाद यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है इनलेट वाल्व होता है, एक हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो ये हमारा क्या है एग्जॉस्ट वाल्व है, और ये हमारा क्या है, एक सेकंड लेजर से समझाता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। ये हमारा क्या है इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व के थ्रू हमारे पास कई सारी गैसेस चाहिए होती है फ्यूल बर्न करने के लिए, तो वो सब यहाँ पर एयर मिक्सचर यहाँ से जाता है। और यहाँ पर ये स्पार्क प्लग है, ये देखिए स्पार्क प्लग कुछ आप लोगों को इस तरीके से देखा, यहाँ से हम हल्का सा स्पार्क देंगे ताकि फ्यूल बर्न होने लगे, हल्का सा स्पार्क देंगे ताकि फ्यूल बर्न होने लगे, हल्का सा स्पार्क देते हैं, और यहाँ पर बर्निंग ऑफ फ्यूल चलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टीम या हीट जनरेट होगी, हीट एनर्जी को कन्वर्ट केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो पिस्टन से जाके टकराएगी। तो उसके थ्रू पिस्टन क्या होगा हमारा, एक बार नीचे जाएगा एक बार ऊपर जाएगा। तो जब पिस्टन यहाँ पर नीचे जाएगा तो वो किससे कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड से। तो कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर उसको पास करेगा, और कनेक्टिंग रॉड जो है वो किससे कनेक्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट से। तो जो क्रैंक शाफ्ट है उसी के थ्रू हमारे पास क्या होता है रोटेटरी मोशन जनरेट होता है, उसके थ्रू हमारे या बाइक हो या कार हो उसके जो व्हील्स होते हैं वो मूव करते हैं। आप लोगों ने एक चीज, चलिए वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, ठीक है, जब हम लोग अंदर बात करेंगे इंजन के। और तो यहाँ पर ये देखिए कनेक्टिंग रॉड होती है, इसके बाद ये क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है, यही रोटेटरी मोशन जनरेट करने में हेल्प करता है। देखिए किस तरीके से ये हमारा सेटअप किया जाता है कि पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, ये हमारे पास अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, लेकिन ये हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है सिस्टम पूरा कि जब ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट में जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास रोटेटरी मोशन जनरेट कर देता है। अब और इसमें कुछ मेन पार्ट्स है नहीं, मेन पार्ट आप लोग जो एग्जाम में लिख के आएंगे वो क्या क्या होते हैं हमारे पास, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व और स्पार्क प्लग, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, यही इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने जो अपने बाइक के अंदर जो एक ब्लूप्रिंट होता है इंजन का वो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पर ये हमारी पिस्टन है, ये पूरा कंप्लीट जो है ये हमारा क्या है सिलेंडर है, यहाँ पर ये क्रैंक लगा हुआ है। इस सारा सिस्टम जो होता है ये साथ में वर्क करके हम लोगों को एक हमारा वर्किंग व्हील का मूवमेंट करा के देता है। अब एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, द चैम्बर वेयर फ्यूल कंबजन होकर, यही एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर जो फ्यूल का कंबजन होता है वो परफॉर्म होता है, या हम लोग कह सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इन दी चैम्बर विच इज नोन एज दी सिलेंडर। सिंपल सी डेफिनेशन है, वेयर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस, या कह सकते हैं कंबजन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, दैट चैम्बर इज नोन एज दी सिलेंडर। अब पिस्टन की बात करें तो पिस्टन क्या है, देखिए एक जो सिलेंडर था वो एक हमारा कंपोनेंट था इंजन का। अब पिस्टन क्या होती है, पिस्टन एक सिलेंडर के अंदर आता है तो सिलेंडर का कंपोनेंट हो जाएगा। तो पिस्टन है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट जो क्या करता है मूव करता है अप एंड डाउन इनसाइड ईच सिलेंडर। द प्रेशर क्रिएटेड बाय द कंबजन प्रोसेस फोर्सेस द पिस्टन डाउन कन्वर्टिंग द प्रेशर इनटू द मैकेनिकल मोशन। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर कंबजन होता है किसका, फ्यूल का, और उसके अंदर पिस्टन लगी रहती है। तो जब फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से प्रेशर कम ज्यादा होगा, उसके वजह से जो हमारा पिस्टन होता है वो अप एंड डाउन मूव करता है। जब हमारा पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव करता है तो हमारे पास वो जो पिस्टन होता है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से रोटेटरी मोशन जनरेट होता है। तो यही था हमारा पिस्टन। अब क्रैंक शाफ्ट में बोले जा रहा हूं उतनी देर से, क्रैंक शाफ्ट किस तरीके से वर्क करता है, इसका काम क्या होता है उसको देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, एक लीनियर मोशन को अप एंड डाउन मोशन को रोटेटरी में कन्वर्ट करता है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कन्वर्ट द लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेशनल मोशन टू ड्राइव द व्हीकल। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं है। कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट करता है, कनेक्ट द पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट, सिंपल है। कंबजन चैम्बर, कंबजन चैम्बर क्या है, कंबजन चैम्बर होता है हमारा सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर ही हमारे पास जो अपर साइड में एरिया होता है वहां पर कंबजन चैम्बर बनाया जाता था। एरिया इनसाइड द सिलेंडर वेयर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क प्लग। अब एक चीज आप लोग समझिए, आप लोग कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर वो सिंपल है, बस आप लोगों को सुनना है, आपके दिमाग में कहानी की तरह याद हो जाएगा और बस आप पीडीएफ पढ़ लेंगे, खत्म। मैकेनिकल और कुछ है नहीं ज्यादा टफ इसमें, इसलिए आप लोग सुन सकते। कई लोगों को स्लो लग रहा हो तो वो लोग अपना 2x या 1.5x पे देख के इसको खत्म कर सकते हैं। स्पार्क प्लग की बात करें हम लोग तो स्पार्क प्लग का जो काम होता है वो सिर्फ इतना होता है कि फ्यूल में बस एक इग्निशन प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से जो फ्यूल है हमारा वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए, सिंपल है। इसके बाद फ्यूल इंजेक्टर। अब जो फ्यूल इंजेक्टर होता है और हमारे पास एक और टर्म आता है कार्ब्यूरेटर। तो कार्ब्यूरेटर का काम क्या होता है, जैसे कि कई लोग बोलते हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों ने सुना हो जैसे बाइक में क्या होता है, कभी कभी कार्ब्यूरेटर खराब होता है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर जो है वो एयर मिक्सचर ही नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ फ्यूल ही नहीं हो पाती है। तो इंट्रोड्यूसेस फ्यूल इनटू द इंजन, फ्यूल इंजेक्टर्स स्प्रे फ्यूल डायरेक्टली व्हाइल कार्ब्यूरेटर मिक्स फ्यूल विद द एयर। जो मैंने आपको बताया कार्ब्यूरेटर के अंदर क्या होता है, एयर मिक्सचर होता है जो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है। अब वाल्व की बात करें, जो कि हमारे एक सर थे वो हमारे यहाँ क्या बोलते थे, वाल्व्स बोलते थे। तो ये क्या हमारा वाल्व्स होती हैं, इनटेक वाल्व होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं एक चीज, इनटेक वाल्व, यहाँ से हमारे पास क्या होता है,
मिक्सचर ऑफ एयर आता है, और एग्जॉस्ट वाल्व पे क्या होता है, जो भी हमारी अनवांटेड गैसेस होती है, जब हमारा फ्यूल बर्न हो जाता है वो यहाँ से बाहर थ्रो करता है हमारा इंजन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मेन कंपोनेंट हो गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आईसी इंजन से रिलेटेड आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये भी आप लोग एग्जाम में वर्किंग में लिख के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास है टीडीसी। चलिए लेजर को भी हटा देते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है टीडीसी। एक सेकंड, ये चल क्यों नहीं रहा है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है टीडीसी। मैंने आप लोगों को बताया टीडीसी कुछ नहीं है, एक पिस्टन के लिए पोजीशन डिफाइन की गई है, ठीक है। इट इज द पोजीशन ऑफ द पिस्टन, ठीक है, व्हेन इट इज फारदेस्ट। देखिए मैं यहाँ पर इसको देख देख के पढ़ा, उससे अच्छा कि मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको सुनते जाइए पहले, ठीक है। तो टीडीसी क्या होता है, एक पिस्टन की पोजीशन होती है, ठीक है। उस पोजीशन को एक डिफाइन कर दिया गया है, एक बेस मान लिया गया है, तो उसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर। जिस पोजीशन पे पिस्टन ऊपर जाती है उसी पोजीशन को क्या बोल देते हैं हम लोग, टीडीसी। और बीडीसी क्या होता है, जब पिस्टन नीचे आती है तो वहां पर एक बेस बना दिया गया है, अपने तरफ से मान लिया गया है, डिफाइन कर दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर या बीडीसी। बस यही टीडीसी था, ये बीडीसी था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमने एक सिलेंडर का पूरा एक व्यू दिया हुआ है, जहां पर देखिए ये हमारी पिस्टन है, तो ये पिस्टन होगी जो हमारी, जैसे सपोज इसके अंदर एक पिस्टन होगी, तो जब पिस्टन हमारी यहाँ पर नीचे सेटल डाउन है तो ये क्या है, बीडीसी पे है। जब पिस्टन हमारी ऊपर चली जाएगी, सपोज दैट इस तरीके से करके जब पिस्टन हमारी ऊपर चली जाएगी, ये रही, तो पिस्टन की पोजीशन क्या होगी, टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर पे। तो पिस्टन इसी तरह मूव करती रहती है टीडीसी और बीडीसी के बीच में, और यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि स्ट्रोक क्या होता है। देखिए व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक। अरे यार सॉरी। तो जब हमारी पिस्टन या टीडीसी से बीडीसी जाए या बीडीसी से टीडीसी आए, उस एक मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना एक स्ट्रोक बोलते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग अपने 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को बनाते हैं। अब हमारे पास स्ट्रोक लेंथ क्या होती है, टीडीसी से बीडीसी के बीच की लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। अब बोर क्या होता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोर क्या है, कुछ नहीं, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द बोर, ठीक है। जैसे कि कई बार बोला जाता है बाइक्स में क्या होता है कि भैया बाइक का जो बोर है वो सही करा लो, ताकि आप लोग की जो बाइक है वो अच्छे से चलने लगे, आपके इंजन खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि जो बोर होता है वो क्या होता है, इनर डायमीटर होता है किसका, सिलेंडर का। अब अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, स्वेप्ट वॉल्यूम। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है जो हमारा एक पिस्टन है, जो पिस्टन है हमारा, स्वेप्ट वॉल्यूम होता है एक हमारे पास, और फिर क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, एक कंप्रेशन रेशियो। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, टीडीसी के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये रहा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, जो पूरा हमारा जो क्या कह सकते हैं, जब पिस्टन हमारा ऊपर जाता है, जितना भी वो अपने ऊपर का एरिया कवर करता है उसको हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमारा पिस्टन है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर गया इस पोजीशन पे, तो ये जो है हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। तो जब हम लोग बात करते हैं टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम की, स्वेप्ट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है π/4 d² इंटू एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्वेप्ट वॉल्यूम का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं। सपोज दैट हम लोगों ने इस तरीके से 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर लगा रखे हैं, तो ये क्या है, अगर के नंबर ऑफ सिलेंडर है तो के का मल्टीप्लाई कर देंगे π/4 इंटू d² इंटू एल में। अब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या था, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट टीडीसी, ठीक है। ये क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जब हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पे होगा, मतलब यहां पर होगा, तो जो ऊपर का स्पेस बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन एज इट ट्रेवल थ्रू 1 स्ट्रोक। क्लियरेंस वॉल्यूम वही होता है, मैंने आपको बताया था, जब बीडीसी से टीडीसी जाएगी तो जितना उसने वॉल्यूम कवर किया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू द वॉल्यूम ऑफ आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन रेशियो हमारा जो होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन ना हुआ हो, और आफ्टर द कंप्रेशन। अब वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन क्या रहेगा, दोनों रहेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये लिखा हुआ VC प्लस VS। और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा, सिर्फ क्लियरेंस वॉल्यूम बचेगा, तो इन्हीं दोनों का हम लोग कह सकते हैं रेशियो ले लेंगे, VC प्लस VS अपॉन VC। अब हम लोग बात करेंगे अपने 2 स्ट्रोक इंजन की यहाँ पर। सो हम लोग क्या देख रहे थे, अपना 2 स्ट्रोक इंजन। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके थे कि स्ट्रोक क्या होता है, जब हमारा जो पिस्टन होता है वो एक बार टीडीसी से बीडीसी चला जाए या बीडीसी से टीडीसी आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रोक बोलते हैं। तो 2 स्ट्रोक का मतलब क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं 2 स्ट्रोक का मतलब क्या होगा। तो 2 स्ट्रोक का मतलब है कि टीडीसी से बीडीसी जाए, फिर बीडीसी से टीडीसी आ जाए, तो वो क्या है यहाँ पर कि पिस्टन ने यहाँ पर 2 स्ट्रोक कंप्लीट कर लिए हैं।
तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के लाया हूँ, ये आप लोगों को बनाना, जब आपसे कोई पूछेगा कि 2 स्ट्रोक इंजन का कंस्ट्रक्शन बनाइए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बतानी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर सबका क्या लिखा जाता है, कंपोनेंट्स के बारे में लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या है, एक 2 स्ट्रोक इंजन का डायग्राम है, जहाँ पर हमने एक अपना सिलेंडर बनाया हुआ है। इसको मैं लेजर से समझाता हूँ, नहीं तो डायग्राम खराब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट अपना सिलेंडर बना हुआ है, उसके अंदर ये हमारी पिस्टन है, ये हमारी क्या है कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारी क्या है क्रैंक शाफ्ट है। ये देखिए यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये व्हील घुमाने के लिए काम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे जाएगा तो ये हमारा 0 डिग्री पे रहता है, फिर ये 90 पे जाएगा, फिर ये 180 पे, फिर 270 पे। तो इस तरीके से ये घूमता रहता है, जिस तरीके से हमारा पिस्टन ऊपर या नीचे जाता है। तो 2 स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, जब पिस्टन एक बार टीडीसी जाए, फिर बीडीसी आए, ये हो गया हमारा 1 स्ट्रोक, सॉरी 2 स्ट्रोक। पिस्टन हमारा बीडीसी से कहाँ जाए, बीडीसी से टीडीसी जाए, ये 1 स्ट्रोक, दूसरा टीडीसी से बीडीसी, मतलब ऊपर और नीचे अगर एक बार मूव कर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग 2 स्ट्रोक। ठीक है, इफ अ साइकिल ऑफ एन इंजन इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन और 1 रेवोल्यूशन, मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दे अगर वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग 2 स्ट्रोक। और द क्रैंक इज नोन एज द 4 स्ट्रोक इंजन, और द पिस्टन और 1 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक इज नोन एज 4 स्ट्रोक। मतलब जो क्रैंक का है वो एक कंप्लीट हो जाए। देखिए यहाँ पर बताया गया है, अगर हमारा जो पिस्टन है एक बार टीडीसी से बीडीसी जाता है तो 180 डिग्री कवर करता है। ठीक है, तो 2 बार जाएगा तो मतलब 180 इंटू 2 360 डिग्री। अगर हमारे पास 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो वो 360 डिग्री रेवोल्यूट करा देगा, किसको, क्रैंक को। तो यही बताया गया है इसमें। साइकिल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस लाइक इनटेक। अब ये प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होता है उसकी बात कर रहे हैं। इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है और एडजस्ट। अब यहाँ पर जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं यहाँ पर 2 पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है स्पार्क इग्निशन और एक होता है हमारे पास कंप्रेशन इग्निशन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एसआई और सीआई इंजन बोलते हैं। अब एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, आपसे पूछा जाए कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर दी इंजन्स विच कंप्लीटेड देयर रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन दी 2 स्ट्रोक। बस इतना आपको लिखना है कि अपना जो रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री का वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट करते हैं, बस और कुछ नहीं है। ये हम लोग कह सकते हैं साइकिल। ठीक है, इफ अ साइकिल ऑफ एन इंजन इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्ट्रोक, बस। और 2 स्ट्रोक हमारे पास कितने टाइप का होता है, एसआई इंजन और सीआई इंजन, बस। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग की, और वर्किंग में भी किसकी बात करेंगे, एसआई की, जिसमें स्पार्क इग्निशन मतलब स्पार्क प्लग वाला यहाँ पर इंजन देखने वाले हैं, और ये 2 स्ट्रोक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये, द वर्किंग ऑफ अ 2 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन इन्वॉल्व्स अ सिंपलर साइकिल कंपेयर्ड एज टू 4 इंजन। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपलर साइकिल होती है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। यहाँ पर मैं आप लोगों को 3D वाला व्यू लेके आया हूँ, एक ओरिजिनल इंजन की तरह, जिसमें आप लोगों को देख के काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर एक इनलेट वाल्व होगा, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ये देखिए इनलेट वाल्व है हमारे पास, और ये हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व है, और ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, पिस्टन है। ये हमारा पूरा क्या है, एक पिस्टन है। और ये हमारा क्या है, सिलेंडर था। ये ट्रांसफर पॉड है। ये हमारे पास कनेक्टिंग रॉड है। ये हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है। यही हेल्प करता है किसमें, रोटेटरी मोशन जनरेट करने में। और ये पूरा हमारा क्रैंक केस कहलाता है। ठीक है, इट कंप्लीट्स 1 पावर साइकिल इन जस्ट 2 स्ट्रोक। तो एक पावर साइकिल का क्या मतलब है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, तो ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है हमारा 2 स्ट्रोक में। सिंपल, यही बात याद रखनी है आपको। दीज इंजन्स आर कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल एप्लीकेशन लाइक मोटरसाइकिल्स और स्कूटर। ये वहां पर यूज किए जाते हैं 2 स्ट्रोक इंजन जो कि स्पार्क इग्निशन हो। अब वर्किंग की बात करें तो सबसे पहला जो होता है इसमें वो आता है हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक फ्यूल इनटेक होता है, एक कंप्रेशन होता है और एक स्पार्क इग्निशन होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे मैं कंप्रेशन स्ट्रोक आप लोगों को यहां बना के बताता हूं। ये हमारे पास सपोज दैट एक सिलेंडर है, ये हमने एक सिलेंडर ले रखा है। ठीक है, तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है। कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन का क्या मतलब है, हमारा जो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स। देखिए कंप्रेशन का मतलब सिंपल सा यही है कि हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्यूल को कंप्रेस करेंगे, तभी वो हमारा क्या होगा, हीट कर पाएगा, और वहां पर हल्का सा इग्निशन देने पे जल जाएगा। तो सिंपल सा ये कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन होता है, ये पिस्टन है अगर हमारा, तो ये कहाँ मूव करता है, अपर साइड में मूव करता है। पिस्टन मूव अपवर्ड्स फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। कंप्रेशन स्ट्रोक में बस यही याद रखना है, जो हमारा पिस्टन होता है वो बीडीसी से टीडीसी मूव करता है। अब इसके अंदर 3 पार्ट लिखे हुए, एक फ्यूल इनटेक लिखा हुआ है, एक कंप्रेशन लिखा हुआ है, एक स्पार्क इग्निशन। सबसे पहले तो उसके अंदर फ्यूल आएगा। जब उसके अंदर फ्यूल आ जाएगा तो हमारे पास कंप्रेशन होगा। जैसे ही कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा, उसी स्टेप पे क्या हो जाएगा, इग्निशन दे दिया जाएगा और वहां पर फ्यूल की बर्निंग हो जाएगी।
दूसरा क्या हमारे पास पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जब हमारा जो पिस्टन है वो मूव करता है डाउनवर्ड फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ये रहा, ये ये रहा, ये रहा हमारा पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक इसमें क्या होगा हमारा, एज पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, एज पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, जब हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से, ये रहा, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा क्या है, टीडीसी है, जब ये टीडीसी से हमारे पास कहाँ आता है, बीडीसी पे आता है, तो हम लोग कहता हूं पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो यहां पर क्या होता है, पहले पावर जनरेशन होता है, द इग्नाइट एयर फ्यूल मिक्सचर एक्सप्लोड्स। तो हमारा जो क्या होता है, इग्नाइट एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, वो एक्सप्लोड करता है, क्रिएटिंग हाई प्रेशर दैट पुशेस द पिस्टन डाउन, और हमारा पिस्टन नीचे आने लगता है, इसीलिए हम लोग उसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। फिर क्या होता है, एग्जॉस्ट का काम, व्हेन द पिस्टन रीचेस एट द पॉइंट वेयर इट अनकवर्स द एग्जॉस्ट पोर्ट, जब पिस्टन नीचे आ जाता है, जैसे ही हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट खुलते हैं तो जो हमारी गैसेस होती हैं फर्जी की, वो बाहर निकल जाती हैं। फिर फ्यूल ट्रांसफर होता है, एज द पिस्टन कंटिन्यू टू डाउनवर्ड and uncovers the transfer port, the fresh air fuel mixture from the crankcase is pushed into the cylinder, फिर से एक नया फ्यूल आता है, उसके अंदर चला जाता है। तो इसी तरीके से हमारा टू स्ट्रोक ऐसा इंजन का वर्किंग रहता है। दो स्टेप होते हैं इसमें, एक कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है। अब हम लोग बात करेंगे सीआई इंजन की, कंप्रेशन इंजन की बात करेंगे, ठीक है। कंप्रेशन इग्निशन यहाँ पर होगा। अब कंप्रेशन इंजन में भी देखो यहाँ पर लगा हुआ है एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। अब इसमें भी क्या क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से वर्किंग होती है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन कॉमनली रिफर्स टू एज अ टू स्ट्रोक डीजल इंजन। ये हमारा क्या है, एक तरीके से डीजल इंजन माना जाता है, ठीक है। ये रहा, ऑपरेट्स ऑन अ सिमिलर प्रिंसिपल टू अ टू स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन, उसी पे ये बेस्ड रहता है हमारा स्पार्क इग्निशन पे, बट डिफर्स इन द मेथड ऑफ इग्निशन। बस यहाँ पर जो इग्निशन का मेथड है उसमें क्या था, स्पार्क इग्निशन था, यहाँ पर कंप्रेशन इग्निशन है, ठीक है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है। इंसिस्ट ऑफ स्पार्क प्लग टू इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, इट रिलाइज ऑन द हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। यहाँ पर जो कंप्रेस्ड एयर हीट है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, इग्निशन हो जाता है। इट कंप्लीट्स वन पावर साइकिल इन जस्ट टू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, सेम टू सेम है। इसमें भी सेम फंडा लगा हुआ है, कंप्रेशन स्ट्रोक है। यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है हमारे पास, कि हम लोग एयर का इनटेक लेते हैं, फ्यूल हमारे पास अंदर आता है, उसको कंप्रेस करते हैं और फ्यूल हमारा इग्निशन पकड़ लेता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, इनटेक पोर्ट है, यहाँ से फ्यूल आएगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, जो पिस्टन होगा वो उसको कंप्रेस करेगा और उसके बाद हमारा इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। एज द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, इट कंप्रेसेस द एयर। वो क्या करता है, एयर को हमारे कंप्रेस करता है। ड्यूरिंग दिस अपवर्ड मूवमेंट, जब हमारा पिस्टन जो है ऊपर जा रहा है, द पिस्टन कवर्स द ट्रांसफर पोर्ट अलोंग एयर टू बी कंप्रेस्ड। जो पिस्टन होता है वो हमारी ट्रांसफर पोर्ट को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन होता है फिर इसमें, अब ये मैं दोबारा पढ़ाऊं उसका कोई मतलब नहीं, फ्यूल इंजेक्शन आपको बता के आ चुका हूं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पावर एग्जॉस्ट। तो पावर एग्जॉस्ट में क्या होता है, द कंबशन ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर जनरेट, जब हमारे पास कंबशन होता है तो वो क्या करता है, जनरेट करता है हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर ऊपर जनरेट होता है तो पिस्टन खट से नीचे आएगा, तो क्या होगा, पिस्टन खट से नीचे आएगा डाउनवर्ड फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। उसके बाद जब पिस्टन नीचे आएगा तो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएंगे, तो वहां से जो भी वहां पर कंबशन के टाइम पे अनवांटेड गैसेस बनी होंगी वो सारी की सारी एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली जाएंगी। एज द पिस्टन मूव डाउनवर्ड एंड अनकवर द एग्जॉस्ट पोर्ट, द बर्न्ड गैसेस स्टार्ट टू एस्केप थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, वहां से सारी की सारी बर्न्ड गैसेस बाहर निकल जाएंगी। फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन अनकवर्स द ट्रांसफर पोर्ट allowing fresh compressed air to enter the cylinder. The incoming fresh air helps push out the remaining burnt gases through the exhaust port, a process known as scavenging process. अब देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस आप लोगों से पूछा जाता है। द इनकमिंग फ्रेश एयर हेल्प्स अस टू पुश आउट द रिमेनिंग बर्न्ट गैसेस थ्रू द एग्जॉस्ट। जो हमारे पास इनकमिंग फ्रेश एयर होती है वो हेल्प करती है जो पहले की बर्न्ट गैसेस हैं उनको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। अब हम लोग इसको क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स यहां पर बात करेंगे स्कैवेंजिंग प्रोसेस के बारे में। मेरिट्स की बात करेंगे और डीमेरिट्स की बात करेंगे, किसके, स्कैवेंजिंग प्रोसेसेस के। तो सबसे पहला हमारा मेरिट क्या है, इंप्रूव्ड इंजन इफिशियंसी।
ये इंजन की इफिशियंसी को इंप्रूव कर देते हैं, क्योंकि खराब गैसेस उसी के अंदर नहीं रहती हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। हेल्प्स अस रिमूव एग्जॉस्ट गैसेस अलाउइंग मोर फ्रेश एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर टू द एंटर। उसके बाद रेड्यूस एग्जॉस्ट एमिशन, एफिशिएंट इफेक्टिव स्कैवेंजिंग इंश्योर्स फ्यूअर एग्जॉस्ट गैसेस रिमेन लीडिंग टू क्लीनर कंबशन, जिसकी वजह से क्लीन कंबशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है। इनहेंस्ड पावर आउटपुट, हमारे पास खराब गैसेस नहीं रहेंगे अंदर तो ऑब्वियसली बात है हमारा पावर आउटपुट जो है वो इनहेंस हो जाएगा। डीमेरिट्स क्या है इसके? कॉम्प्लेक्स डिजाइन रिक्वायरमेंट, हम लोगों के पास कॉम्प्लेक्स डिजाइन रिक्वायरमेंट मतलब डिजाइन जो है वो काफी बनाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। पोटेंशियल और फ्रेश चार्ज लॉस, देयर इज अ रिस्क दैट फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर में एस्केप थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। तो जैसा कि सही बात है, वहां से एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है जो एकदम फ्रेश है और यहाँ पर एयरपोर्ट जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुले हुए, तो कई बार क्या होता है यहाँ पर फ्रेश एयर के लॉस होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इंक्रीज्ड मेंटेनेंस नीड, अब यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, एडिशनल कंपोनेंट एंड सिस्टम इन स्कैवेंजिंग कैन लेड टू द मोर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, यहाँ पर मेंटेनेंस हमारा जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उसका देख रेख अच्छे से करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे अगर दिक्कत आ रही तो उसको दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने 4 स्ट्रोक इंजन्स की। अब देखिए जो चीज़ वहाँ पर 2 स्ट्रोक में हो रही थी वो चीज़ यहाँ 4 स्ट्रोक में होगी क्या? आप लोग को क्या लगता है? तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है, बस आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि वहाँ पर 2 स्ट्रोक में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा था, तो यहाँ पर अगर 4 स्ट्रोक है तो यहाँ पर 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे, मतलब कि एक जो हमारा व्हील होगा वो 700 कितने डिग्री घूमेगा? 20 डिग्री। ये हमारे पास क्या है 720 डिग्री रेवोल्यूशन करने वाला है ये। ठीक है, तो ये क्या बोला है? इफ अ साइकिल ऑफ एन इंजन इज कंप्लीटेड, साइकिल ऑफ एन इंजन इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन, साइकिल जो है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, मतलब पहले टीडीसी गया, फिर बीडीसी आया, फिर टीडीसी गया, फिर बीडीसी आया, 1 2 3 4 स्ट्रोक्स में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? 4 स्ट्रोक। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? 2 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक इज नोन एज द 4 स्ट्रोक इंजन। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? साइकिल कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस, इसमें भी इनटेक होता है, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, एग्जॉस्ट होता है। फिर 4 स्ट्रोक इंजन भी यहाँ पर एसआई और सीआई में डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर भी वही सेम डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, बस इसकी वर्किंग डिफरेंट होगी। तो इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है 4 स्ट्रोक इंजन में? सबसे पहले हमारे पास सक्शन स्ट्रोक आता है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? ये हमारे पास जो पिस्टन होता है वो हमारे पास कहाँ पर है? टीडीसी पर है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारा पिस्टन नीचे आता है, जब पिस्टन नीचे आएगा तो यहाँ पर प्रेशर वहां पर क्या होगा? सॉरी, हमारा जब पिस्टन नीचे आएगा तो वहां पर क्या होगा? सक्शन होगा, वो अपने तरफ खींचेगा फ्यूल को, तो इसके अंदर फ्यूल भरेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जब वो नीचे खींच लेगा, सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा, उसके बाद कंप्रेशन करेगा। जब उसके अंदर फ्यूल आ गया सिलेंडर के अंदर, फिर वो उसको क्या करेगा? जो हमारा पिस्टन होगा वो बीडीसी से टीडीसी जाएगा। जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो क्या होगा हमारे पास? कि कंप्रेशन प्रोसेस होगी। जब कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा और हमारा क्या होगा? इग्निशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ये सब एसआई की बात हो रही है, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। फिर पावर स्ट्रोक में क्या होता था? जब हमारे पास इग्निशन हो गया तो वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा? खट से हमारे पिस्टन को नीचे डाउनवर्ड मूव कराएगा, तो पिस्टन हमारी कहाँ है? डाउनवर्ड आएगी। देखिए, एक बार पहले हमारी पिस्टन कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रही है, फिर यहाँ पे अपवर्ड जा रही है, फिर पिस्टन यहाँ डाउनवर्ड जा रही है, फिर यहाँ अपवर्ड जा रही है। तो ये देखिए क्या है हमारे पास? ये पहला हो गया, ये पहला स्ट्रोक हो गया, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रोक हो गया, ये हमारे पास थर्ड स्ट्रोक हो गया, ये हमारे पास फोर्थ स्ट्रोक हो गया। तो ये चारों स्ट्रोक हो गए हमारे। ठीक है, अब पावर स्ट्रोक में क्या होगा? हमारा जो पिस्टन है वो मतलब काफी तेजी से नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। जब डाउनवर्ड आ जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा? हमारा जो पिस्टन होगा वो ऊपर जाएगा और वहां पे जो बंट गैसेस होगी उनको बाहर निकाल देगा इस वाले एग्जॉस्ट पोर्ट की हेल्प से। अब यहाँ पर जो पावर साइकिल होती है उसमें उसी को हम लोग ऑटो साइकिल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। यहाँ पर जो 4 स्ट्रोक एसआई इंजन होता है उसको हम लोग पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। यहाँ पर ऑटो साइकिल चलती है। तो ये क्या बोल रहा है? एक सेकंड, इसका कलर चेंज करना है। ये बोल रहा है द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इज एन आइडियल साइकिल दैट अप्रोक्सीमेट्स अ स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबशन इंजन। इट एज्यूम दैट द हीट एडिशन ऑकर्स इंस्टेंटेनियसली व्हाइल द पिस्टन इज एट टीडीसी। यहाँ पर हीट जो है वो एडिशन करती है काफी अच्छे से। तो यहाँ पर प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर QH हीट एडिशन हो रही है, यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर और एस के बीच में ग्राफ बनाया गया, एंट्रोपी के बीच में, इसको भी आप लोग
देख सकते हैं इसमें किस तरीके से प्रोसेस चल रहे हैं। कुछ नहीं, बस हीट की बात की जा रही है यहाँ पर। QH हीट आई, QL यहाँ पर रिमूव हुई, बस जितनी हीट आएगी उतनी रिमूव करनी होती है और कुछ नहीं है। अब वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन, वर्किंग ऑफ अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन की। वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन SI पेट्रोल, वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन SI पेट्रोल। SI पेट्रोल क्या है? ये स्पार्क इग्निशन या पेट्रोल, ठीक है। द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन में क्या आता है, हमारे पास 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। देखिए काफी अच्छे विजुअल्स यहाँ पर लेके आया हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? इनटेक होता है फ्यूल का, जब हम लोग कह सकते हैं सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, वापस ऊपर जाता है, फिर पावर स्ट्रोक होता है तो BDC पे आता है हमारा जो पिस्टन है, फिर हम लोग कह सकते हैं एग्जॉस्ट, तो फिर से हमारा जो होता है वो TDC पे जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक एक करके किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? इनटेक स्ट्रोक है। इनटेक स्ट्रोक का ऑपरेशन किस तरीके से होता है? जो पिस्टन होता है, पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप डेड सेंटर TDC टू BDC। पिस्टन हमारा क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा ताकि वो सक्शन प्रोसेस कर सके। इनटेक वाल्व ओपन्स, इनटेक वाल्व ओपन होते हैं और हमारा जो फ्यूल है ये बना हुआ है। इनटेक वाल्व ओपन होते हैं इसके नीचे आने से, यहां से, और ये हमारे पास फ्यूल अंदर आता है और ये सक्शन करके फ्यूल को अंदर ले लेता है। एलोइंग द एयर फ्यूल मिक्सचर टू द इंटर द सिलेंडर, अलाउ करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को कि इंटर कर दे सिलेंडर में। द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स क्लोज, और उस समय पे जब इनलेट वाल्व खुला होता है उस समय एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। अब देखिए जो 2 स्ट्रोक थे वहां पर सिर्फ 2 चीजें थी, एक था हमारे पास कंप्रेशन और एक था हमारे पास पावर। यहां पर क्या है? 4 स्टेप हैं। पहला इनटेक है, फिर कंप्रेशन है, फिर पावर स्ट्रोक है, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो पहले इनटेक किया, फिर कंप्रेस करता है। जब वहां पर फ्यूल आके इकट्ठा हो गया तो फिर से जो BDC से TDC जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है BDC से TDC जाएगा। बोथ द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेस करके इग्निशन कराना, तो दोनों के दोनों वाल्व वहां पर उस समय पे क्लोज हो जाते हैं। द एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड इन द सिलेंडर, और वहां पे कंप्रेस हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या है लिखा हुआ है द एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड टू ए स्मॉलर वॉल्यूम इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है? इंक्रीज हो जाता है प्रेशर और टेम्परेचर। अब पावर स्ट्रोक में क्या होता है? नियर द एंड ऑफ द कंप्रेशन द स्पार्क प्लग इग्नाइट। जब हमारे पास कंप्रेशन हाईली हो जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? इग्निशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जब इग्निशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस समय पे बर्निंग होगी। जब बर्निंग होगी तो पावर स्ट्रोक होगा, खट से हमारा जो पिस्टन होगा वो नीचे आएगा, मतलब TDC से BDC पे आ जाएगा। अब रिजल्ट्स क्या है इसके? द डाउनवर्ड फोर्स जनरेटेड बाय द एक्सप्लोजन क्रिएट्स द पावर दैट ड्राइव्स द क्रैंकशाफ्ट। जब हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स लगता है तो वहां पर वो फोर्स जनरेट करता है, वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट में जाता है, जिसकी वजह से रोटेटरी मोशन जनरेट होता है। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या करता है? जब पावर स्ट्रोक खत्म हो जाता है और जो हमारा पिस्टन है वो BDC पे आ जाता है, तो फिर से वो BDC से TDC जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? अपनी बंट गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। और जब फिर से पिस्टन हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर के नया एक प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक। फिर हमारा सक्शन स्ट्रोक होगा, फिर से नया फ्यूल होगा, वो अंदर आएगा और वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। यही था हमारा वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ये यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है, एक एक करके आप सारे स्टेप्स को देख सकते हैं, और ये डायग्राम बना के एग्जाम में आइए जरूर आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे 4 स्ट्रोक CI इंजन की। इसमें भी सिंपली 4 स्टेप हैं, वही इनटेक, कंप्रेशन, या हम लोग कह सकते हैं सक्शन। इनटेक को हम लोग क्या कह सकते हैं? सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा। ये देखिए एक एक करके सारी चीज होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनटेक होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर स्ट्रोक होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। इसमें भी सिंपल वही चीज लिखी हुई है, बस इसमें क्या होगा? जो हमारा पावर स्ट्रोक होगा वहां पे इग्निशन हो रहा था, यहाँ पर वो नहीं होगा। इसमें कंप्रेशन के थ्रू ही इग्निशन हो जाएगा और फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बस इतना ही यहाँ पर फंडा था। एक सेकंड भाई लोग, और कुछ यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो इनटेक में क्या ऑपरेशन वही है। इनटेक में क्या होगा? हमारा जो पिस्टन है वो TDC से कहाँ जाएगा? BDC पे जाएगा। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या कहता है? इनटेक वाल्व ओपन्स। इनटेक देखिए सिंपल है यार भाई, देखिए प्रीवियस वाले जो इंजन में भी मैं आप लोगों को यही बता के आया हूँ, इनटेक स्ट्रोक में कुछ नहीं होगा। डिफरेंस कहाँ पे है मैं वहां पे आप लोगों को बताता हूँ। पावर स्ट्रोक में नियर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक जो फ्यूल इंजेक्टर है वो स्प्रे करता है डीजल फ्यूल को। अब एक चीज समझिए आप, अंदर बहुत तेजी से प्रेशर जनरेट हो चुका है, ठीक है, और टेम्परेचर भी काफी तेज जनरेट हो चुका है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा था। उसके बाद जो हमारा एक कह सकते हैं इंजेक्टर रहता है, फ्यूल इंजेक्टर, वो हल्का सा फ्यूल इंजेक्ट करेगा और क्या होगा? वहां पे आग लग जाएगी। तो वहां पे उसके थ्रू से इग्निशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो पिस्टन होगा वो फिर से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो वही ये बता रहा है
द हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इग्नाइट्स एंड डीजल फ्यूल कॉजिंग कंबसन कर देगा, उसके वजह से एक्सप्लोजन हो जाए और उसकी वजह से पावर स्ट्रोक टेक प्लेस होता है। जब पावर स्ट्रोक होता है तो आप लोगों को पता ही है, जो हमारा पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी आता है। अब पावर स्ट्रोक के बाद जो हमारा पिस्टन होगा वहां पर कहां पर आ चुका होगा, वो पावर स्ट्रोक के बाद यहां से यहां आ गया होगा, कहां पर, बीडीसी पे। अब जब पावर स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद क्या चाहिए होता है हमको, एग्जॉस्ट स्ट्रोक चाहिए होता है। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है, ऊपर हमारे पास यहां पर और यहां पर एक साइड क्या लगा होता है, हमारे पास एक एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है। तो जहां पर एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर बर्न्ट एयर है उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग पिस्टन को क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, टीडीसी। तो जितना भी यहाँ पर कचरा होगा सब क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस समय पर जो इनलेट वाल्व होगा इस साइड पे, इनलेट वाल्व को क्लोज कर दिया जाता है। तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया अपना 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, कंप्रेस इग्निशन और स्पार्क इग्निशन, ये सारा इंजन वाला पार्ट हो चुका है। यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं एसआई इंजन और सीआई इंजन के बीच में, स्पार्क इग्निशन के बीच में और कंप्रेस्ड इग्निशन के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखेंगे, यही लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ इग्निशन के बेसिस पे बात करेंगे अगर ऑटो साइकिल या पेट्रोल इंजन की, ये डीजल इंजन था, इसमें हम लोग कंप्रेशन इग्निशन की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ इग्निशन की बात करें, एक सेकंड। तो टाइप ऑफ इग्निशन की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के थ्रू होता है और डीजल इंजन में किसके थ्रू होता है, हमारे पास कंप्रेशन के थ्रू होता है। फ्यूल यूज कौन सा होता है, इसमें पेट्रोल यूज होता है, इसमें डीजल यूज होता है। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो इसका लोअर होता है, पेट्रोल का जो कंप्रेशन होता है वो लोअर होता है, बल्कि डीजल में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर कंप्रेशन से ही सारा काम चल रहा है। थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो हमारी पेट्रोल इंजन की लोअर होगी, क्योंकि लोअर कंप्रेशन रेशियो, तो वहां पर हमारी थर्मल एफिशिएंसी कम होगी। पावर आउटपुट की बात करें तो हमारे पास पेट्रोल ज्यादा पावर जनरेट करता है, हायर पावर आउटपुट एट हायर आरपीएम्स, रेवोल्यूशन पर मिनट्स, हायर टॉर्क एट लोअर आरपीएम्स। ये क्या करता है, लोअर आरपीएम पे हायर टॉर्क करता है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हम लोगों ने देखा होगा जो डीजल इंजन होते हैं वो अच्छा माइलेज प्रोवाइड करते हैं, कई लोग होते हैं वो डीजल इंजन प्रेफर करते हैं। कॉस्ट के वाइज पे देखें अगर हम लोग, तो लोअर इनिशियल कॉस्ट होता है पेट्रोल गाड़ी में, लोअर इनिशियल कॉस्ट आता है, बल्कि डीजल गाड़ी होती है वो महंगी आती है। मेंटेनेंस की बात करें तो जनरली रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, यहाँ पर पेट्रोल में लेस मेंटेनेंस लगता है और इसमें ज्यादा मेंटेनेंस लगता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये हमेशा जो पेट्रोल इंजन होता है वो स्मॉल गाड़ी में लगता है, स्मॉल व्हीकल्स में यूज होता है, और जो हमारे पास डीजल इंजन होता है वो कॉमन इन ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई, हैवी मशीनरीज हो गई और मैराइन इंजन। इसमें नॉइज और वाइब्रेशन की बात करें तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, जो पेट्रोल इंजन होगा उसमें कम वॉइस होती है और डीजल इंजन में ज्यादा वॉइस होती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें हम लोग, टिपिकली लेस ड्यूरेबल, डीजल इंजन ज्यादा ड्यूरेबल होता है, इसीलिए लोग ज्यादातर 4 व्हीलर्स जो खरीदते हैं वो डीजल इंजन प्रेफर करते हैं। सो अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा नए एरा में, जहां पर हम लोग बात करेंगे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। मतलब क्या है, अभी तक हम लोग व्हीकल्स को इस वाले एरा से पहले किससे चला रहे थे, डीजल से और पेट्रोल से चला रहे थे, ठीक है, और उससे भी पहले कोल से चला रहे थे। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हम लोग क्या चलाएंगे, अपने व्हीकल्स को चलाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं किस तरीके से वर्किंग यहाँ पर होती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ टाइप ऑफ व्हीकल दैट इज पावर्ड बाई 1 और मोर इलेक्ट्रिक मोटर। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक तरीके की व्हीकल है, बस इसमें इंजन के बिना हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। तो भाई इंजन नहीं चलाएंगे तो किससे चलाएंगे, तो हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर्स यहाँ पर रखते हैं जिसके थ्रू हम लोग चलाते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ टाइप ऑफ व्हीकल दैट इज पावर्ड बाई 1 और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द रिचार्जेबल बैटरीज। मतलब सीधा सा सिस्टम समझना है आपको, एक सिंपल सा, एक आपके पास गड्डी है, ठीक है, उस गड्डी में आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी ताकि वो रेवोल्यूशंस क्रिएट कर सके हमारे पास, और एक गड्डी में बैटरी होगी जो बैटरी हमारे पास एनर्जी दे सके, किसके लिए, रेवोल्यूशंस के लिए। तो सिंपल सी दो चीजें यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होना बहुत ही जरूरी है, एक बैटरी और एक मोटर, ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। अब जब बैटरी होगी तो उसका चार्जर भी चाहिए, तो हमारे पास चार्जर भी होता है। अब देखेंगे अभी आगे चल के इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोटर का ब्लूप्रिंट लगाया हुआ है, इसके ब्लूप्रिंट को देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास एक गाड़ी होती थी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या लगा रखा है, इन्होंने इंजन लगा रखा है, ठीक है। अब इंजन को हम लोग किसके थ्रू चला रहे हैं, यहाँ पर कोई फ्यूल का यूज नहीं हो रहा है उस तरीके से। ये देखिए, इसको आप इस पोर्शन को आप हटा दीजिए, ये हाइब्रिड टाइप का आपको थोड़ा सा लगेगा, हाइब्रिड समझ में नहीं आएगा। सपोज सिर्फ इतना है, नॉर्मल मोटर तक काम चल रहा है। तो यहाँ पर बैटरी है आपके पास, बैटरी जाके मोटर से कनेक्टेड है और मोटर यहाँ पर ट्रांसमिशन कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है। कि बस इतना सा सिस्टम है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या चाहिए होगा, चार्जर चाहिए होगा। तो बैटरी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी तभी ना बैटरी चलेगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स की।
तो आप लोगों को समझ में आ गए हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं क्या। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक तरीके की व्हीकल्स होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंजन्स का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह हम लोग उसमें 2-3 मोटर्स का यूज करते हैं और मोटर्स को हम लोग किसके थ्रू चलाते हैं, रिचार्जेबल बैटरीज के थ्रू चलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट देखते हैं। तो मेन कंपोनेंट में सबसे पहला हम लोग बैटरी ही ले सकते हैं, दूसरा मोटर ले सकते हैं, तीसरा चार्जर ले सकते हैं। ये 3 कंपोनेंट तो मुंह जुबानी आप लोगों को याद ही रखने हैं। सबसे पहला बैटरी है, फिर इलेक्ट्रिक मोटर है। बैटरी क्या है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी किस लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इलेक्ट्रिक मोटर किस लिए यूज होता है, जो हमारा वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी अल्टरनेटिव करंट टू द डीसी करंट। इसके बाद आता है हमारे पास ऑनबोर्ड चार्जर। कन्वर्ट एसी पावर फ्रॉम एन एक्सटर्नल चार्जिंग सोर्स टू डीसी पावर टू चार्ज दी बैटरी। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर बैटरी को चार्ज करता है ऑनबोर्ड चार्जर। अलाउज द व्हीकल टू बी चार्ज फ्रॉम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिफरेंट यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट चार्जिंग स्टेशन होते हैं। वहां पर जाके अपनी गाड़ी को ले जाइए मस्त तरीके से और वहां पर अपनी गड्डी को चार्ज करिए और ले जाइए। अब आप लोगों को एक चीज ये समझनी होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन है वो कहीं ना कहीं कम है, इसीलिए अभी उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, यह डिमांड अभी नहीं बढ़ी पाई है क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है। अब पावर इलेक्ट्रिक कन्वर्टर यूजेस फॉर दी कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी, यही होता है पावर इलेक्ट्रिक कन्वर्टर। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर पोटेंशियल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से कोई भी हमारे पास पॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि गैसेस वाला पॉल्यूशन तो हटाई दो, बल्कि नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करती इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप चाहे छोटी छोटी बाइक स्कूटर देख लें, बिल्कुल आप आपके बगल से निकल जाएंगे, आपको हवा लगेगी लेकिन आवाज नहीं आएगी। इसी तरीके से हमारे पास 4 व्हीलर भी होगी, उसमें भी वॉइस या नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेड्यूस्ड एमिशंस है, यहाँ पर बिल्कुल भी एमिशंस नहीं होता। सिग्निफिकेंटली लोअर एयर पॉल्यूशन, यहाँ पर कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें, कन्वर्ट 77% ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द ग्रिड टू पावर टू द व्हील्स। ये एनर्जी एफिशिएंसी भी इनकी ठीक होती है। फिर लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी लोअर होती है। एनर्जी इंडिपेंडेंस, यहाँ पर एनर्जी इंडिपेंडेंस है, आप लोग कितना भी जनरेट करिए कितना भी लगाइए। क्वाइट ऑपरेशन, शांति से फंडा होता है, कोई वॉइस नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, ठीक है, सॉरी कोई शोर नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है, ईवीज कैन बी चार्ज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर और विंड और फर्दर रिड्यूसिंग देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मतलब कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो काफी ज्यादा आगे जाने वाली हैं, मतलब एक तरीके से ये सस्टेनेबल ग्रोथ करने वाली हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कई सारे रिसोर्सेज में दिक्कत नहीं आएगी, ये सस्टेनेबल ग्रोथ कराएंगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड रेंज, इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड रेंज, कि इनके पास कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा दूर नहीं चलती हैं, इनका कुछ रेंज होता है, एक उसी रेंज में चल सकती है, 100 200 300 किलोमीटर इनका एक रेंज होता है, उसके बाद इनको चार्ज करना पड़ेगा, फिर से आप लोग चला सकते हैं। लॉन्ग चार्जिंग टाइम, और चार्ज होने में भी इसको समय लगता है। हायर इनिशियल कॉस्ट इनका हाई होता है। लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बैटरी डिग्रेडेशन, बैटरी खराब हो जाती है कुछ समय के बाद, और हैवी वेट। इसके बाद बात करेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है, जिसको हम लोग बैटरी जिस व्हीकल को हम लोग बैटरी से भी चला रहे हैं और इंजन का भी यूज कर रहे हैं, मतलब इंजन और बैटरी जिसमें दोनों साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड बोलते हैं। अब सिंपल सी चीज यहाँ पर क्या होगा, इंजन के थ्रू हम लोग बैटरी को चार्ज करेंगे और बैटरी के एनर्जी के थ्रू हम लोग मोटर को चलाएंगे और हमारा गाड़ी दौड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिड व्हीकल इज अ टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल दैट कंबाइन 2 और मोर पावर सोर्सेज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 पावर सोर्सेज कनेक्ट होते हैं, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है हमारे पास जो केमिकली वाला इंजन, ठीक है। तो इंजन और हम लोग किसको, बैटरी को यूज करते हैं, 2 पावर सोर्सेज को, और उससे हम लोग गाड़ी को चलाते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल इज अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको HEV भी बोलते हैं, विच टिपिकली which typically combines an internal combustion engine and electric motor। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक इलेक्ट्रिक मोटर को और एक ICE इंजन को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब दोनों को यूज करके हम लोग अपनी एक व्हीकल बनाएंगे। अब इसमें किस तरीके से फ्लो चलेगा, हमारे पास अपना एक फ्यूल टैंक होता है गाड़ी में, अब वो फ्यूल टैंक क्या करेगा, इंजन में जाएगा, इंजन क्या करेगा, अपने बैटरी को चार्ज करेगा, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। इंजन का काम क्या है, अपना ट्रांसमिशन कराना, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में। अब देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट फैक्टर है हमारे ये पूरे हाइब्रिड व्हीकल सिस्टम में, क्योंकि हम लोग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है।
रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, या हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जब गाड़ी तेजी से जा रही है अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर वही है, फ्यूल टैंक के इंजन है तो हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपने गाड़ी को चला सकते हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है तो बैटरी के थ्रू भी, तो ये हाइब्रिड होती है। मतलब जब आपका इलेक्ट्रिक बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप लोग इंजन से चलाओ, इंजन डिस्चार्ज हो जाए मतलब इंजन का फ्यूल खत्म हो जाए तो आप लोग बैटरी से चलाओ। ये यहाँ पर लगा हुआ है, चार्जर है, बैटरी है, इंजन है, सारा सिस्टम लगा हुआ है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो सबसे पहला हमारे पास पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल होता है, जिसकी हम लोग बात करें तो इसमें डुअल पावर सोर्स होते हैं। ठीक है, इन पैरेलल हाइब्रिड बोथ द इंटरनल कंबशन इंजन एंड द इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी इंडिपेंडेंटली साइमल्टेनियसली ड्राइव द व्हीकल प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। डुअल पावर सोर्सेज होते हैं, दो पावर सोर्सेज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ही है कि सपोज दैट आप एक गाड़ी में बैठे हुए जो हाइब्रिड है तो आप उसको इंजन से भी चला सकते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिकली भी चला सकते हैं। ठीक है, पावर स्प्लिट, द व्हीकल कैन यूज द इलेक्ट्रिक मोटर फॉर लो स्पीड। आपको बताया मैंने, कभी भी आप किसी को भी यूज करिए तो पावर यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होती है। ठीक है, कि जब गाड़ी में हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो उसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। यूटिलाइज रीजेनरेटिव ब्रेकिंग टू रिचार्जेबल बैटरी बाई कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेकिंग सिस्टम। वहां पर हम लोग अपने काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि स्टोर हो जाती है जाके बैटरी में, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। सीरीज हाइब्रिड, अब हम लोग देखते हैं अपना सीरीज हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओनली प्रपल्सन। इलेक्ट्रिक ओनली प्रपल्सन का क्या मतलब है, इन सीरीज हाइब्रिड मतलब इसमें ऐसे लगा होगा, या तो बैटरी से चलेगा, आगे जाके बैटरी यहाँ पर ट्रांसमिशन कराएगा, ठीक है, या हमारे पास क्या कराएगा, इंजन कराएगा। तो यही बोल रहा है, इन सीरीज हाइब्रिड द इलेक्ट्रिक मोटर इज द सोल मीन्स ऑफ प्रपल्सन। ये क्या होता है, प्रोपल्सन के लिए सोल मीन्स होता है विद द इंटरनल कंबशन इंजन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द मोटर और रिचार्ज द बैटरी। वहां पर फंडा ये है कि जनरेटर इंजन जो है वो एनर्जी जनरेट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सिंप्लीफाइड ड्राइव ट्रेन है। क्या है, द absence ऑफ मैकेनिकल कनेक्शन बिटवीन द ICE एंड द व्हील सिंप्लीफाई द ड्राइव ट्रेन। यहाँ पर क्या है, सीधा मोटर से काम चलता है। ठीक है, इसी पर सिंप्लीफाइड ड्राइव ट्रेन। एफिशिएंट एनर्जी यूज, यहाँ पर जो एनर्जी है वो काफी एफिशिएंट यूज होती है, क्योंकि हमारा जो इंजन है वो बैटरी को चार्ज करता है और हमारी जो बैटरी वो गाड़ी को चलाती रहती है, तो सारी चीजें क्या रहती हैं, एकदम बैलेंस रहती हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के बारे में, ईवी बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये क्या है, क्रिटिकल कंपोनेंट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का। प्रोवाइडिंग दी एनर्जी स्टोरेज, जो कि क्या काम करती हैं, हमारे एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक जगह देती हैं जहां पर हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर होती है बैटरी के अंदर। ठीक है, और उसी एनर्जी को हम लोग बाद में यूज करके अपनी व्हीकल को ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी आर रिचार्जेबल, ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, स्पेशली डिजाइन टू पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हेयर मतलब कि जनरली इनको डिजाइन किया जाता है ताकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक मोटर को चला सकें। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप है, एक लिथियम आयन बैटरी और एक सॉलिड स्टेट बैटरी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैटरी के बारे में आप लोगों से 99% पूछा जाता है एग्जाम में, लिथियम आयन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी। अब हम लोग बात करते हैं लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की। मोस्ट ईवी बैटरीज यूज लिथियम आयन टेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स हायर एनर्जी डेंसिटी। इसकी एनर्जी डेंसिटी हायर होती है, लॉन्ग साइकिल लाइफ, इनकी जो लॉन्ग लाइफ होती है, एंड एफिशिएंसी। कुल मिला के जो लिथियम होती है ये काफ़ी टिकाऊ, काफ़ी अच्छी बैटरी मानी जाती है। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ अस मोर पावर एनर्जी स्टोरेज, ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज को एनर्जी को स्टोर करने का जगह देता है इन स्मॉलर एंड लाइटर पैकेज कंपेयर टू द अदर बैटरी टाइप। ठीक है, तो लिथियम आयन आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर क्या क्या इसमें याद रखना है कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज प्रोवाइड करती है ताकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकें, और ये इसकी जो डेंसिटी होती है वो हायर होती है, लॉन्ग काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन तक चलती है, और इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। सॉलिड स्टेट बैटरी आर एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हियर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरी। दीज बैटरीज हैव द पोटेंशियल टू ऑफर हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब जितना अच्छा डेंसिटी होगा ना उतनी अच्छी बैटरी मानी जाती है। फास्टर चार्ज टाइम, सबसे बेहतरीन फैक्टर इसका यही है कि चार्जिंग टाइम जो है वो इसका फास्टर। तो आप कोई भी कितना भी अच्छा बैटरी ले आइए, सालों साल चले, लेकिन अगर वो जल्दी चार्ज नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जर की। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ वी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा, 2 स्लाइड बाकी है बस। इलेक्ट्रिकल व्हीकल
चार्जर्स आर डिवाइसेस यूज टू सप्लाई। देखो चार्जर क्या होते हैं, चार्जर हमारे पास अपने हमारी जो बैटरी है उनमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उनमें एनर्जी स्टोर करने के लिए काम आते हैं। डिवाइस यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द रिचार्ज ईवी बैटरीज, हियर द की एस्पेक्ट ऑफ चार्जर। तो आप लोग लिख ही देंगे भाई, क्या है चार्जर, हमारी एक बैटरी जो है उसको क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें स्टोर करने के लिए हम लोग चार्जर को यूज करते हैं। देखिए जब हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे करते हैं हम लोग, एक सोर्स से अपने बैटरी के अंदर एनर्जी डालते हैं, तो वही जो एक तरीके से कह सकते हैं जो पाथ है जिसके थ्रू हम लोग उस एनर्जी को अपने बैटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं उसी को चार्जर बोलते हैं। लेवल 1 चार्जर होता है, लेवल 2 चार्जर होता है, डीसी फास्ट चार्जर होता है, टेस्ला कनेक्टर होता है, टेस्ला चार्जर बोल सकते हैं। तो लेवल 1 चार्जर जो होता है, यूज अ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड 120 वोल्ट, मतलब घर पे जाके आप आराम से कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। टिपिकली प्रोवाइड 2 to 5 माइल्स ऑफ रेंज पर आवर ऑफ चार्जिंग, मतलब अगर आप 1 घंटे चार्ज करेंगे 2-3 माइल चल जाएगा। 2-3 माइल का मतलब होता है लगभग 6-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बस। इट इज सुटेबल फॉर ओवरनाइट चार्जिंग एट होम, मतलब रात भर लगा के छोड़ दो तो आप चला सकते हैं 30-40 किलोमीटर, बस यही है लेवल 1 चार्जर। लेवल 2 चार्जर क्या है, 240 वोल्ट होता है ये, मतलब झटका लग सकता है काफी अच्छा। लाइक दोज यूज बाई इलेक्ट्रिक ड्रायर्स एंड कैन प्रोवाइड 10 to 60 मील्स ऑफ रेंज पर आवर। आप समझ सकते हैं 10 to 60 मील का मतलब है अगर हम लोग 10 मील लेते हैं तो लगभग दुगना मान के चलते हैं तो 20 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग ये है 1 घंटे में इतना चार्ज करेगा, आपके 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। तो इसका काफी अच्छा इंपैक्ट है लेवल 2 का। अब डीसी फास्ट चार्जर क्या है, ये डायरेक्ट करंट एंड कैन चार्ज एन ईवी टू 80% इन 20 to 40 मिनट। देखिए कितना ज्यादा सुपर फास्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई कि अब हम लोग अपनी ईवी बैटरी को 80% से 20 से 40 मिनट में चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की क्वांटिटी है मार्केट में और अपने इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास पहले चार्जिंग की सुविधा नहीं थी लेकिन अब हमारे पास चार्जिंग की सुविधा आ गई है। टेस्ला कनेक्टर क्या होते हैं, सॉरी एक सेकंड, कनेक्टर यूज बाई टेस्ला व्हीकल्स विच कैन आल्सो यूज अडेप्टर्स टू कनेक्ट टू अदर चार्जर टाइप्स। जिनके पास अडेप्टर होता है अनदर चार्जर टाइप में भी यूज किए सकते हैं, जो कि टेस्ला के द्वारा यूज किए जाते हैं, वही टेस्ला कनेक्टर है, यही टाइप्स ऑफ चार्जर है। इसके बाद हम लोग कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं अपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, आप लिख के ही आएंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, एनवायरमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं करते हैं, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, एनर्जी एफिशिएंसी इनकी अच्छी होती है, नॉइस रिडक्शन होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, मैनी गवर्नमेंट ऑफर टैक्स इंसेंटिव्स एंड रिबेट इनकरेज द परचेज ऑफ ईवीज। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। सो गाइस ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन काफ़ी अच्छे से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग एग्जाम में एक एक चीज़ को इसी तरीके से लिख के आइएगा, और इस लेक्चर में अगर कोई टॉपिक छूटा है या कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर हमारा पर्पस यही है कि आप लोगों को टॉपिक से ना भटकाऊं मैं, जो आप लोग एग्जाम में लिख के आना चाहते हैं मैं वही आपको बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं घुसता हूँ, ठीक है। सो हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। मैं आपसे यही कहूँगा ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम पे सारे अपडेट मिलते हैं, सारे नोट्स मिलते हैं, ठीक है, लास्ट में बता के जा रहा हूँ। सो हमारा ये लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आप लोगों को मैकेनिकल का नेक्स्ट यूनिट का 1 शॉट लेके आने वाला हूँ। प्लीज इस लेक्चर को काफी से काफी ज्यादा शेयर करें, सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो पीपीटी है और जो मैंने पढ़ाया है दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की नैया पार लगा सकता है। सो थैंक यू दोस्तों।